सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। आज हम चिट्ठियों की अनूठी दुनिया पृष्ठ संख्या 25 से आरंभ करेंगे। अब तक हम लोगों ने यही जाना कि कैसे आधुनिक काल में भी चिट्ठियों की उपयोगिता वैसी की वैसी है। भले ही चिट्ठियों की जगह फैक्स, मोबाइल, टेलीफोन, ईमेल आदि ने ले ली हो, परंतु व्यापारिक दृष्टिकोण से चिट्ठियों की उपयोगिता आज भी वैसी की वैसी है। तो हम आज आगे की तरफ बढ़ते हैं। जहाँ तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उसकी तह में जाए तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र न लिखा या न लिखाया हो, या पत्रों का बेसब्री से जिसने इंतजार न किया हो। हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतजार करते हैं, उनकी कोई मिसाल ही नहीं। एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों इंतजार करते थे, पर अब वह बात नहीं। परिवहन साधनों के विकास ने दूरी बहुत घटा दी है। पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन चिट्ठी ही था, पर आज और भी साधन विकसित हो चुके हैं। यहाँ लेखक यह कहना चाहता है कि अगर हम सब एक गहराई से सोचें तो हम पाएंगे कि हम में से ऐसा कोई नहीं है जिसने अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी पत्र ना लिखा हो, चाहे वो किसी भी रूप में क्यों ना हो। यहाँ पत्र का अर्थ केवल निजी संचार के लिए नहीं, बल्कि व्यापारिक या व्यवसायिक नज़रिए से भी है। लेखक ये भी कह रहा है कि ऐसा कोई नहीं जिसने किसी से पत्र लिखवाया ना हो या किसी दूसरे के पत्र का इंतज़ार बहुत ही बेसब्री से न किया हो। लेखक आगे लिखता है कि हमारे देश के जो सैनिक हैं, वो जिस पत्रों का इतनी उत्सुकता से इंतज़ार करते हैं, उनका कोई मिसाल ही नहीं पूरी दुनिया में। एक ज़माना था जब लोग पत्रों का महीनों तक इंतज़ार करते थे, पर अब वैसी बात नहीं रही। पहले के ज़माने में जब हम किसी को पत्र लिखते थे, पत्र को डाकघर में छोड़ते थे, तो उसको पहुंचने में लगभग 15 से 20 दिन लग जाते थे, और फिर उसके बाद वह वहाँ से उसका जवाब देता, तो उसका जवाब आने में वैसे ही लगभग 15 से 20 दिन लग जाते थे। इस प्रकार एक पत्र का जवाब पाने में हमें 30 से 40 दिन का इंतज़ार करना पड़ता था, परंतु आज वैसी बात नहीं रही। आज हमारे पास आधुनिक से आधुनिक साधन है, जिसके वजह से जो दूरियां है वह घट गई है। लेकिन पहले के ज़माने में बात करने का इकलौता साधन चिट्ठी ही था। भले ही आज बहुत सारा विकास हो गया, जिसके कारण वह दूरी घट गई हो। अगला अनुच्छेद। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेज और संजो कर विरासत के रूप में रखे हुए हो, या फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय है। अगर आज जैसे संचार साधन होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फोन करते, पर तब पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते, जो देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। पत्रों को तो आप सहेज कर रख लेते, पर एसएमएस संदेशों को आप जल्दी ही भूल जाते हैं। कितने संदेशों को आप सहेज कर रख सकते हैं? तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही है। भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है। दुनिया के तमाम संग्रहालय जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। तमाम पत्र देश, काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना है। भारत में आज़ादी के पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र में लिखे, वे आगे चलकर बहुत महत्वपूर्ण की पुस्तक तक बन गए। इन पत्रों ने साबित किया कि यह संग्राम कितनी जमीनी मजबूती लिए हुए था। लेखक यहाँ यह कहना चाहता है कि आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पूर्वजों अर्थात दादा परदादा की चिट्ठियों को सहेज कर रखा है और उनको एक विरासत के रूप में रखा है, एक पूंजी के रूप में रखा है। लेखक ये भी कह रहा है कि बड़े बड़े लेखक, पत्रकार, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी, किसान, इनकी पत्र रचनाएं भी अपने आप में एक अनुसंधान का विषय है। अनुसंधान का अर्थ होता है जांच पड़ताल का विषय है। लेखक आगे यह कह रहा है कि अगर आज के जैसे
संचार माध्यम अर्थात संपर्क करने का साधन पहले के ज़माने में होता तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री को फ़ोन करते, न कि चिट्ठी लिखते। परंतु उस समय आज के जैसे संसाधन नहीं थे, जिसके कारण नेहरू जी ने अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को पत्र लिखे और वह पत्र आज करोड़ों लोगों के लिए एक प्रेरणा का विषय है। हम पत्रों को संभाल कर रख सकते हैं, लेकिन एसएमएस के संदेशों को हम जल्दी भूल जाते हैं। हम सबको पता है एसएमएस के संदेश हम जल्दी भूल जाते हैं, क्योंकि एसएमएस के संदेश हमें हर दिन बहुत सारी मात्रा में प्राप्त होते हैं, जिसके कारण उसका जो महत्व है उसमें कमी आ जाती है। लेखक आगे कह रहा है कि जो बड़े बड़े महान लोग हैं उनकी यादगार में उनके द्वारा लिखे गए पत्र जो हमें प्राप्त होते हैं उनको भी हम संभाल कर रखते हैं, और वह हमारे लिए एक सबूत होता है, एक साक्ष्य होता है कि इस महान हस्ती ने हमें पत्र लिखा है। लेखक आगे यह कह रहा है कि भारत में इस श्रेणी में महात्मा गांधी को सबसे आगे रख सकते हैं, क्योंकि वे हर रोज सैकड़ों पत्र लिखते थे। लेखक लिख रहा है आगे कि दुनिया में बहुत सारे संग्रहालय हैं। संग्रहालय का अर्थ होता है जहाँ पर चीज़ों को हम सजा कर रखते हैं। ऐसी जगहों पर बहुत सारे जानी मानी हस्तियों के पत्र का एक संकलन है। लेखक आगे लिखता है कि जितने भी पत्र है जो हम सजा कर रखते हैं या बचा कर रखते हैं, वे उस समय को जानने या समझने के लिए असली पैमाना होता है, असली तरीका होता है। हम वो पत्र पढ़कर जान सकते हैं कि उस ज़माने में किस तरह के लोग होते थे, किस तरह की बातें होती थी, किस तरह का व्यवहार होता था, किस तरह का वहाँ उस समय के लोगों का आचरण होता था। इसी कारण पत्रों को सहेज कर रखा जाता है। लेखक आगे ये भी लिखता है कि भारत में आज़ादी से पहले जो महासंग्राम हुआ था, उन दिनों में बहुत सारे अंग्रेज अफसर ने अपने परिवार वालों को पत्र लिखे थे। वो पत्र एक दो संख्या में नहीं थे, सैकड़ों की संख्या में थे, जो बाद में चलकर एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक तक बन गए। और उन्हीं पत्रों ने यह साबित किया था कि उस समय जो संग्राम चला था अंग्रेजों के खिलाफ भारत का, वह कितना सच्चा था। अगला अनुच्छेद, गांधी जी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते और वे जहां भी रहते थे वहां तक पहुंच जाते थे। आज़ादी के आंदोलन की कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था। गांधी जी के पास देश दुनिया की बड़ी संख्या में पत्र पहुंचते थे, पर पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोर नहीं था। कहा जाता है कि जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था उसी समय वे उनका जवाब भी लिख देते थे। अपने हाथों से ज़्यादातर पत्रों का जवाब देते थे। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता तो वे बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते थे। महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव-गांव में मिल जाते हैं। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं मानते हैं, और कई लोगों ने तो उन पत्रों को फ्रेम कराकर रख लिया है। यह है पत्रों का जादू। यही नहीं, पत्रों के आधार पर ही कई भाषाओं में जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी है। यहाँ लेखक यह कह रहा है कि उस जमाने में महात्मा गांधी इतने मशहूर थे कि उनके नाम जो भी पत्र लिखे जाते थे उस पर पता लिखने की आवश्यकता नहीं होती थी। केवल इतना लिख दिया जाता था कि महात्मा गांधी इंडिया, और वे जहाँ पर भी होते वह पत्र उनको मिल जाता था। और ऐसा ही सिर्फ महात्मा गांधी के साथ नहीं, आज़ादी के समय और भी बड़े बड़े जो दिग्गज है, बड़े बड़े जो लोग हैं, उनके साथ भी ऐसा ही था। लेखक आगे यह लिखता है कि गांधी जी को हर दिन देश दुनिया से बड़ी संख्या में पत्र उनको मिलते थे, और वे पत्रों को जवाब देने में कोई देरी नहीं करते थे। जैसे ही उनके हाथ में पत्र आता वे उसका जवाब लिखने बैठ जाते, और जब लिखते लिखते वे थक जाते थे, उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता, तो वे अपने बाएं हाथ का प्रयोग करने लगते। पत्र के जवाब देने में उनके समान कोई दूसरा लेखक ने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा था। लेखक आगे यह भी लिख रहा है कि केवल महात्मा गांधी ही नहीं, उस समय जितने भी
नायक थे हिंदुस्तान के, उन नायकों के पत्र जिन लोगों को मिले हैं, जो लोग गांव में रहते हैं, उनको उन लोगों ने बड़े ही अच्छे ढंग से संभाल के रखा है, क्योंकि उनके द्वारा पाए हुए पत्रों को वो किसी सम्मान से कम नहीं समझते थे। बहुत सारे लोगों ने तो उन पत्रों को फ्रेम कराकर अपने घर की किसी दीवार पर टंगवा दिया है। ये है पत्रों का जादू। लेखक यहाँ पे पत्रों के जादू के बारे में कह रहा है, क्योंकि हम किसी एसएमएस को फ्रेम नहीं करा सकते, किसी ईमेल को हम फ्रेम नहीं करा सकते, परंतु हम किसी पत्र को फ्रेम अवश्य करा सकते हैं। लेखक आगे ये भी लिखता है कि सिर्फ इतना ही नहीं, पत्रों के आधार पर तो बहुत सारी भाषाओं में बहुत सारी किताबें भी लिखी जा चुकी है, जो वाकई में पत्रों की जो उपयोगिता है, जो महत्वपूर्ण है बातें हैं पत्रों में, उसको बता रहा है। मेरे प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद। सबका दिन शुभ हो।